चलिए शुरू करते हैं आज आधुनिक भौतिकी की मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपका ये सेकंड चैप्टर है। मतलब कहने का मतलब वीडियो का ये सेकंड चैप्टर होगा, मतलब फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि इसके बाद है विविध। विविध में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सारे मिक्स होंगे, और जो कि आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करिएगा और समझिएगा कि एक तरह से मुफ्त टेस्ट दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं। बस मैं कमेंट बॉक्स में मेरी टीम या मैं कोई भी उस पे कमेंट बॉक्स पे बैठा रहूँगा। उसका अगर कोई भी गलती या कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करिएगा। सिर्फ समझिएगा अभी मॉक टेस्ट देता हूँ, फास्ट दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। के सामने आप बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। इसे मैं फास्ट करके ये वीडियो डालूंगा, आप बस सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होगा, पीएन होगा, शॉर्ट फॉर्म में पीएन बोल सकते हैं। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, चैडवी जी ने किए थे, न्यूट्रॉन की खोज किए थे। आगे चलते हैं। आगे सवाल है आपका, तीसरा प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी कण जो है कौन है, बता सकते हैं? तो बताइएगा। तो हम बता दें कि न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है ना, याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दिए होंगे तीसरा नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, देर से मिले या कभी भी मिलेगा जरूर। चौथे प्रश्न की बात करें, नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार क्या होता है बताएंगे? तो बता सकते हैं। तो हम बता दें, नाभिक का आकार अगर देखा जाए तो 10-15 मी होता है, याद रखिएगा। मतलब मी मतलब मीटर होता है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, तो पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जवाब दीजिए। अब बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा। तो पॉजिट्रॉन का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर डी, एडर्सन, वो सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है कितना है? बताइएगा, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना है, बता सकते हैं? तो बताइए। छठे प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, एक जो लिखेंगे वो सही देंगे। एक प्रोटॉन की संख्या होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सातवें प्रश्न की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि थॉमसन जी ने किए थे। पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवां प्रश्न देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है? तो किस तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, मतलब खाली जगह है, आपको इसमें भरना है। तो आठवां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है ना। मतलब किस तत्व की परमाणु संख्या है, तो ये याद रखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। नौवें प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने नौवां प्रश्न है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, नौवें प्रश्न की बात करें, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो कौन सा आंसर होगा, इसका जवाब दीजिए। नौवें प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर होते हैं। किसके भीतर होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। दसवां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन वहन जो करता है वो बताइएगा क्या होगा, आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, एक यूनिट ऋणावेश होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, तो वही हुआ, एक यूनिट ऋणावेश होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन वहन जब करता है तो उसमें माइनस में होता है, ठीक है। एक यूनिट ऋणावेश होता है, ऋणावेश मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस। क्लियर हो गए? और नौवें प्रश्न की बात किए थे तो ऑप्शन नंबर जो ए लगाए थे वो सही लगाए थे, क्योंकि नाभिक के भीतर होते हैं। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, तो समस्थानिक परमाणु में बताइए क्या होता है? तो समस्थानिक परमाणु में क्या होता है, बता सकते हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? तो 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए 12वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप मतलब समस्थानिक की बात करता है ना। तो वह नाभिक है जिसमें क्या होगा, बता सकते हैं? तो बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और सटीक सवाल है, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो याद रखिएगा 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, है ना। तो चलिएगा 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, ऐसे दो तत्व जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु
जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। मतलब दो तत्वों में जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न हो, परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या समान होगा, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न-भिन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान है, वो समस्थानिक है, लेकिन यहाँ पे समस्थानिक की बात नहीं कर रहा, समभारिक की हम जो बात करेगा समभारिक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न बोल रहा है, यही समान बोलता है तो समस्थानिक होता है कि नहीं? क्लियर? तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। 14 प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बता सकते हैं? तो बताइए। 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटोप कहलाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। आगे सवाल है 15वां प्रश्न है कि निम्न में किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक मतलब आइसोटोप, सर्वाधिक होते हैं, किसके होते हैं बता सकते हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी पोलिनियम है, पोलिनियम है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है 42 आइसोटोप होते हैं, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। चलिएगा, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा। उसे क्या कहेंगे? तो जैसे ही दो हल्के नाभिक टूटने की बात होगी, टूटने की प्रक्रिया की बात होगी, तो इसका आंसर का जवाब होगा नाभिकीय विखंडन। टूटना मतलब विखंडन, याद रखेंगे। 17वां प्रश्न की बात करते हैं तो परमाणु बम निम्न सिद्धांत कार्य करती है, निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, ये पूछ रहा है। तो परमाणु बम जैसे ही होगा तो परमाणु बम है, नाभिकीय विखंडन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बम होता तो नाभिकीय संलयन होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे 17 का वो सही लगाएंगे। 18वां प्रश्न की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है आधारित है किस पे? तो नाभिकीय संलयन पे आधारित है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनवाया, ये बता सकते हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी फर्मी ने बनवाया था। और एक व्यक्ति का नाम आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एक और व्यक्ति का नाम आता है, जरूर बताएंगे। आगे सवाल है 20वां प्रश्न है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो कैसे इसकी आयु आंकते हैं शैल समूह की, बता सकते हैं? तो बताइए। आप 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि हम सही बता रहे हैं, यूरेनियम लेड विधि से हम लोग मापते हैं। आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो उत्सर्जित करता है उसका आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि बीटा किरण, अल्फा किरण और गामा किरण तीनों होते हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं आपका 22 क्वेश्चन नंबर कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है आप बता सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जैसे सूर्य की बात होगी, नाभिकीय संलयन टिक लगा दीजिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम लोग, 23 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से याद रखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश जैसे ही शब्द आए आपको, ठीक है, 23 का आंसर का जवाब आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण होता है। क्या होता है? बीटा कण होते हैं। 23 तो हो गए क्वेश्चन। आपका 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा एक अनिवार्य है? तो कौन सा एक अनिवार्य है बता सकते हैं? तो बताइए। तो हम बताएंगे 24 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, जार्को नियम होता है। तो जार्को नियम जो होते हैं ये एक अनिवार्य है, क्यों है? क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। चलेगा, 25 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनेंगे। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है? कोबाल्ट 60 जो है क्या जो है उत्सर्जित करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए बताइएगा, यही सवाल है ना डायरेक्ट। तो 25 का आंसर का जवाब जो सी देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणें जो है क्या करती है? उत्सर्जित करती है। चलिएगा, 26 क्वेश्चन नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 26 का वो सही लगाएंगे, कैडमियम, या क्या बोलते हैं कैडमियम लगाइए या बोरोन लगा दीजिए, वो दोनों सही है। 27 का क्वेश्चन की बात करें तो क्यूरी इकाई है, तो क्यूरी इकाई जो है किसका है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धार्मिकता का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं।
8 क्वेश्चन नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, वो क्या होगा? उसका आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय नियंत्रित विखंडन द्वारा होगा, ये आप जानते हैं। चलिएगा 28 का सी लगा दिए, 27 का ए लगा दिए। तो आप बताइए 27 का 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सही है। रेडियो धार्मिकता भी बोलते हैं, रेडियो धार्मिता का भी होता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 29 क्वेश्चन नंबर है कि रेडियो कार्बन डेटिंग आप पढ़े हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम अच्छे से लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म के लिए, चट्टानों के लिए अभी जस्ट पढ़े थे, कौन सा प्रयोग करते हैं बताइएगा। आगे चलेंगे 30वां प्रश्न है परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है बता सकते हैं तो बताइए। 30वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, आणविक भट्टी होती है। आणविक भट्टी के जगह पे परमाणु भट्टी भी दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर परमाणु भट्टी ऑप्शन में ना रहे, आणविक भट्टी ना रहे तो याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर दे देगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये मैंने जरूरी था बताना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 31 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा करते हैं ये बताइएगा। किस विधि द्वारा करते हैं बताएंगे। तो 31 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, यूरेनियम विधि द्वारा करते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे। कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब निम्नलिखित हो या निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। आगे चलेंगे 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर का जवाब जो बी दिए वो सही दिए हैं। 33 का आंसर का जवाब दीजिए। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो हम बताएंगे शीतल के रूप में करते हैं। ठीक है, सही जवाब नहीं, गलत जवाब है। ये मंदक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलें 34 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे कि एक प्रकाश विद्युत शेल परिवर्तित करता है। तो बताएंगे क्या होगा, आंसर का जवाब दीजिए। तो एक प्रकाश विद्युत शेल परिवर्तित करता है, इसका सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, आप अच्छे से जानते हैं परिवर्तित करता है। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कुलीच नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बता सकते हैं तो बताइए। 35 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणें वो सही जवाब देंगे, है ना। आगे चलिए फिर एक्स किरण से ही है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? तो एक्स किरणें जो है किसको पार नहीं कर सकती बता सकते हैं? तो हड्डी को पार नहीं कर सकती है, ये सही जवाब है। क्या सही है? एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अस्थि को पार नहीं कर सकती, हड्डी को नहीं पार कर सकती। 37 क्वेश्चन नंबर है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा बता सकते हैं तो बताइए। 37 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सिरेमिक सिरेमिक ऑक्साइड जो है सही आंसर है। आगे चलेंगे 38 क्वेश्चन नंबर है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो आप बताइए कि डायोड है आपके घर में, अब बताइए कितनी धाराएं जो है कितनी दिशाओं में बहती है, ये जवाब दीजिए। तो 38 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे एक ही दिशा में जाती है, आप अच्छे से जानते हैं और सटीक जवाब है। आगे चलेंगे 39 क्वेश्चन नंबर है सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है बता सकते हैं? तो सिलिकॉन बहुत ही अच्छा जवाब और अच्छा सवाल भी है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। 40 प्रश्न की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर के संविदर्शन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? मतलब ट्रांजिस्टर का हम प्रयोग जो करते हैं किस रूप में प्रयोग करते हैं, वो उसमें जो है क्या प्रयोग होता है, किस वस्तु का प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर में बताइएगा। तो हम अच्छे से जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन का प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर में। 41 का आंसर का जवाब देंगे कि एनपीएन, ठीक है, ट्रांजिस्टर जिसे पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे 41 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह अधिक होता है इसलिए। आगे सवाल है आपके सामने 42 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सा होता है बताइएगा, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो हम बताएंगे 42 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। ठीक है, आगे चलेगा 43 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को
टीवी की रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है? ये सवाल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, जो कि बहुत लोगों ने गलत जवाब दिए थे। तो आप बताइए कितने सही लगाते हैं? ये बताइएगा। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, सूक्ष्म तरंगें होंगी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है? बहुत देखिए सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे दोनों इसमें आता है, ठीक है? लेकिन आपको इस ऑप्शन के हिसाब से आपको सूक्ष्म तरंगे ही लगाना है क्योंकि रिमोट जो है सूक्ष्म तरंग के ही रूप में जाना जाता है। लेकिन बहुत लोग अगर सूक्ष्म तरंग ना हो ऑप्शन में तो रेडियो तरंग आप टिक लगा के चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि? कारण क्या है बताइएगा। 44 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसलिए। आगे चलें, आगे सवाल है 45 क्वेश्चन नंबर है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं? तो हम जानते हैं जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं रडार का। क्या ये मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में करिए। जो एकदम सही बोला वो सही आंसर है बी। आगे चलेंगे 46 का आंसर का जवाब दीजिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय जो चित्र होते हैं किसके द्वारा लेते हैं आपको बताना है। इसमें आंसर का जवाब दीजिए। 46 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा होलीग्राफी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 47 है कि लेजर बीमा जो है, लेजर बीम जो होता है, बीम बोलते हैं इसे, बीम का उपयोग होता है। तो लेजर बीम का उपयोग होता है किसमें होता है बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, गुर्दों की चिकित्सा में किया जाता है लेजर बीम का प्रयोग, है ना। 47 का आंसर का जवाब डी देंगे। लेजर किरण किरण होती है, तो लेजर किरण जो होती है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक रंग की होती है। आगे चलेंगे 49 का आंसर का जवाब दीजिएगा। बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज किया जा सकता है। तो बताइए पथरी का इलाज किया जा सकता है तो किस माध्यम से कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, लेजर द्वारा ही कर सकते हैं। और लेजर से संबंधित आप ऊपर पढ़े थे, गुर्दा में संबंधित होता है। चलिएगा, गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं, है ना। सही जवाब है कि नहीं? गुर्दा को बोलते हैं ना किडनी, बताइएगा। ब्रेक किसको बोलते हैं? जवाब दीजिएगा जरूर। 50वां प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? बताइएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। 51 का आंसर का जवाब दीजिएगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किस की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है बताइएगा जरूर। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो लगाएंगे अच्छा से सिलिकॉन। 52 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 52 निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो अनुप्रयोग जो किया जाता है बताइएगा क्या होगा? इसका आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट में होता है। आगे चलिएगा 53 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो परिवर्तित जो किया जाता है बताइएगा क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में होता है। 54 का आंसर का जवाब देंगे। 53 हो गया, 54 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि पहले ताप तापायनिक बल्ब तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था बताएंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, जे ए फ्लेमिंग ने किए थे। 55 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अतिचालकता का प्रयोग करते हैं। 56 का आंसर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको इसमें टिक लगाना है। तो 56 का अंतिम क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, पारस्य तरंग जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जो आपका खत्म हो गया। आपका भौतिकी मतलब आधुनिक भौतिकी खत्म हो गए। अब लास्ट टॉपिक बचा है फिजिक्स का, जो कि विविध, जो कि आपको रात तक के भी अपडेट दे दिया जाएगा। यह आपको सुबह मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री का जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरा जो है एलपी का जो तैयारी के लिए कर्तव्य था वो मैं खत्म कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज विविध प्रश्न फिजिक्स का अंतिम चैप्टर। और उसके बाद आपका जो है बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब बचेगा केमिस्ट्री, जो भी मैं खत्म करवा दूंगा। तो चलिए, आपको जहाँ जो सुविधा मिले वहाँ देखिए, और लेकिन नरेंद्र अकाडमी का क्वेश्चन देख के जाइएगा, आपके लिए फ़ायदा ही करेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था ये जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने किए थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किया था? किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? तो ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने किए थे, याद रखिएगा। आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बताइए कि रडार के आविष्कारक थे। कौन थे रडार के आविष्कारक? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे टेलर एवं यंग दोनों थे रडार के आविष्कारक थे। आगे चलेंगे, आपके सामने चौथे प्रश्न है और फटाफट करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। आज चौथा प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे बताएंगे। तो चौथे प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, न्यूटन है, वो सही जवाब देंगे। पांचवा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आप स्पीड करके और भी वीडियो देख सकते हैं, देखना होगा तो, है ना। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। क्या खोज की थी बताइएगा। मतलब नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ है एल्फ्रेड नोबेल पर ही, नोबेल के नाम पर ही शुरू हुआ है, लेकिन ये क्या किए थे खोज नोबेल जी? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर डी डायनामाइट का खोज किए थे। क्लियर, आगे चलेंगे। छठे प्रश्न की बात करें तो तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तो कौन है तड़ित चालक के आविष्कारक? तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, यह रखिएगा। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया बताइएगा। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जे.एल. वेयर ने किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवां प्रश्न है कि राइट्स ब्रदर, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया वो बता सकते हैं तो बताइएगा। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, विमान ने। आगे सवाल है, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जितने भी आविष्कारक हैं उनके नाम हैं, तो एक्सरे का आविष्कार जो किए थे उनका नाम बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजन ने किए थे। 10वां प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी बता सकते हैं तो बताइए। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज ने खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, डेमलर ने की थी। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का जो है विकास किसने किया? 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किए थे, ठीक है, चलिएगा। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। शास्त्र प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है किसने किया बता सकते हैं। प्रेक्षाप बोला जाता है, प्रेक्षाप शास्त्र का विकास किसने किया उनका जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। ऑप्शन नंबर ए वर्न बॉन ब्राउन ने किए थे, है ना। चलिएगा 14 प्रश्न की बात करते हैं। तो 14 प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एडवर्ड टेलर ने लगाए थे। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार बताइए किसने किया था। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी टी.एच. मेनन ने किए थे। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है किसने बनाई थी ये बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए वर्न बॉन ब्राउन ने किए थे। 17वां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए नोल और रुस्का ने किए थे, ठीक है। 18वें प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बेबेज ने। चलिएगा 19वां प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी ये बताइएगा। तो 19वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एडरसन ने की थी, और ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लियर, ऊपर जो पढ़े कंप्यूटर का जनक कौन है? बेबेज हैं, नाम ही है बेबेज। चलिएगा 20वां प्रश्न की बात करें, टोटल 72 क्वेश्चन नंबर है और क्लियर करना है।
तो 20वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। तो बताइएगा विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो बताइएगा कहाँ किया गया है? बताएंगे 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी और स्टेट द्वारा किया गया है। 21वां प्रश्न की बात करें तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार अगर आपसे पूछे तो बताइए क्या होगा? बताएंगे माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी ग्राम बेल ने किए थे। आगे चलें। 22वां प्रश्न की बात करें तो स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रॉड शॉ ने किए थे। आगे सवाल है 23वां प्रश्न की बात करते हैं तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया बताइएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी ने किए थे। ठीक है, मार्कोनी ने किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? बता सकते हैं तो बताइए। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए वाटरमैन ने किए थे। वाटरमैन ने ही फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे। चलिएगा 25वां प्रश्न है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विलियम रॉन्टिजेन पूरा नाम है इनका, ने आविष्कार जो है किया था, क्या आविष्कार किया था बता सकते हैं? अभी जस्ट आप पढ़े भी हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्स रे मशीन का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा विलियम रॉन्टजेन ने। चलिएगा 26वां प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है बता सकते हैं तो बताइए। 26 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे सोलश, नाम ही है सोलश। ठीक है, सोलश सोलश जो हैं ये टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। आपसे पूछे 27वां प्रश्न, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसको नापने के लिए पायरोमीटर का जो है पायरोमीटर का यूज करते हैं? कौन सा पायरोमीटर जो यंत्र है किसके लिए जरूरी है बताइएगा? क्या होता है इससे, क्या नापते हैं इससे बताइए? यही सवाल है ना, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान नापते हैं। चलिएगा 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सोनार का प्रयोग करते हैं। अगर समुद्र के नीचे अगर या महासागर के अंदर का हमको पता लगाना है तो लीजिए, ये सवाल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। सापेक्ष आर्द्रता पढ़े हैं ना? सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है बताइएगा? 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से जो है नापते हैं। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है बताइए? बता सकते हैं 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी समान ताप बनाए रखने का जो है कार्य है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 31 क्वेश्चन नंबर है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है बताइए? ऑप्शन नंबर बी गैसों का दाब का जो है माप की जाती है। आगे चलेंगे, 32 क्वेश्चन नंबर है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी डेवी हैं। ठीक है, आगे चलेगा, 33वां प्रश्न है कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण है बताइए? 33 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोग्राफ है। क्या है? हाइग्रोग्राफ है, या जरूर ध्यान रखिएगा। 34 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा, दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो दूध की शुद्धता का मापन करता है, कौन करता है ये बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर करता है। कौन करता है? लैक्टोमीटर करता है, आप अच्छे से जानते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग होता है बताएंगे? तो हम बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा 36वां प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न है, क्वेश्चन आपके सामने है कि सिस्मोग्राफ का पता लगाने के लिए उपयोगी है। तो सिस्मोग्राफ का जो है का हम जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो भूकंप को पता करने के लिए, है ना? भूकंप के लिए पता करने के लिए, मतलब भूकंप का जो है अंदर का जो आंतरिक जो कंपन है उसको पता करते हैं, है ना? दर्शाते हैं सिस्मोग्राफी से, तो वही है आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है कि कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं बताइएगा। तो पेट्रोल वाले इंजनों में काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना कहलाता है, ठीक है, जो मिश्रित करता उसकी बात कर रहा है कार्बोरेटर का। अब देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है किया जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग। चलेगा 39 सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं बताइएगा। 39 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर कहते हैं। चलिएगा 40 प्रश्न है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है बताइए। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा स्ट्रोबोस्कोप द्वारा की जाती है। 41वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चिकित्सकों मतलब डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा मतलब डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा उपकरण बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग, मतलब डॉक्टर लोग करते हैं। 42 का आंसर का जवाब दीजिए। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी परमाणु को। 43 का आंसर का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है, तो बताइएगा एक दिशा में धारा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर करता है। चलिएगा 44 आंसर का जवाब दीजिएगा। कुलिज नालिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है बताइएगा, क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कौन से तरंग बताइएगा या कौन से किरण बताएंगे। 44 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर याद रखिए सी एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 45 का आंसर का जवाब दीजिए कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई जो है डिक्टेशन को पुनः रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा, क्या कहा जाता है ये बताएंगे। 45 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा डिक्टाफोन कहते हैं। 46 का आंसर का जवाब दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं बताइएगा। 46 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा। फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है, तो या मापी जाती है मापा जाता है बताइएगा क्या होगा। फेदोमीटर द्वारा क्या मापते हैं। 47 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए समुद्र की गहराई। चलिएगा 48 का आंसर का जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। 49 का आंसर का जवाब देखिएगा। इसका जो उच्चारण थोड़ा सुनिएगा, ऐसे बेट स्टोन भी बोला जाता है, बेस्ट स्टोन ब्रिज भी बोला जाता है, बेट स्टोन ब्रिज बोला जाता है, नहीं तो बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, प्रतिरोध से संबंधित है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 50 क्वेश्चन नंबर, टोटल 70 नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे देखिए 50 प्रश्न है कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, परमाणु घड़ी जो है मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु की घड़ियां मापने के लिए की जाती है। 51 एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष की कितनी दूरी होती है ये पूछ रहा है आपसे, तो आपसे पूछते ही जवाब दे देना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 9.46 गुने 10⁻12 km होना चाहिए, ठीक है। 52 की बात करें, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो इसका आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी 10 7 होते हैं, सेमी होते हैं, तो 10⁻⁻7 सेमी ऐसे बोल सकते हैं।
1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो कितना होता है बताइएगा, जूल में बताना है आपको। तो आप जानते हैं 53 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी 4.2 गुने 10⁻³ जूल होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 54 का आंसर का जवाब दीजिए, 1 मेगावाट घंटा, ठीक है, MWH बराबर होता है तो किसके बराबर होता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुने 10⁻9 जूल होता है। चलिएगा 55 की बात करें तो 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है कितना होता है बताइएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 10⁻7 अर्ग होते हैं, अर्ग ऐसे बोलते हैं। 56 का आंसर का जवाब दीजिएगा, 1 नैनो सेकंड में होता है तो 1 नैनो सेकंड में क्या होता है बताइएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 10⁻−9 सेकंड होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं और फास्ट दे रहे हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो कितने मीटर होंगे बताइएगा। 57 का तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 10 एम होते हैं, मतलब 10⁻−10 होते हैं, ऐसे याद करेंगे। चलिएगा 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर में होते हैं कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देख के आपको लग रहा होगा 746 जो है आप याद रखिएगा वाट होते हैं, है ना, डब्लू होते हैं। चलेंगे आगे 59 का बताइए। एक माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर होता है कितना होता है बताइएगा, एमएम में बताना है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1/1000 एमएम में होता है 60। एक पिकोग्राम बराबर होता है, जी में बताना है, एक पिकोग्राम होता है, ग्राम में ही बताना है, जी में बताना है, बताइएगा। तो हम जानते हैं 60, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 10 पे पावर जो है 12 जी होता है, मतलब -12 होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे 10-12 जी भी बोला जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल है 61वां प्रश्न, सिर्फ मॉक टेस्ट दबा रहा हूँ तो फास्ट जो भी शब्द बोल रहा हूँ बस याद रखिएगा, मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। 1 किलोमीटर दूर का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूर का तात्पर्य है क्या है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 1000 मीटर होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि एक नॉक्टिक मील बराबर होता है तो किसके बराबर होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे 1.85 km में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक नॉक्टिक मील बराबर पूछेगा, केम में बता देना है 1.85 km में। एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम बराबर कितना होता है बताइएगा, वो भी केमी में बताना है, ठीक है, केम में बताइएगा। एक फैदम बराबर होता है तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी 1.80, याद रखिएगा 80 केम में होता है। आपसे और पूछा 64 एक मील बराबर होता है, ये भी केमी में बताना है, एक मील अगर दिया हुआ है और उसका क्या होगा केमी में बताना है, बताइए। तो 64 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 1.61 केम होगा, ठीक है। 65वां प्रश्न, बस ज़्यादा नहीं है, 72 क्वेश्चन नंबर है, बताइएगा। 65 है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो कितना लीटर होता है, लीटर में बताना है आपको। तो बताइएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, मतलब 159 लीटर होता है। चलिएगा 66 की बात करें, एक बार बराबर होता है, तो बार बराबर बताइए, पीए में बताना है, बताइएगा, बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा 10 पीए होगा, मतलब 10 पे पावर 5 पीए होगा। चलेंगे 67 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना है बताइएगा, फर्स्ट बताइएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताते जाइए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही है, 9.8 न्यूटन है ना। ये सब शॉर्ट में है और सिर्फ ऑनलाइन छोड़कर मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, इसलिए कि आपका नंबर बेसिस, अगर जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका डिटेल जरूर दिया जाएगा आपको, टेंशन ना लीजिए, आज नहीं तो कल या कभी भी दिया जा सकता है। आगे सवाल है कि मेरी टीम दे देगी आपको जवाब, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है बताइएगा, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 6.63 गुने 10 पे पावर 34 मतलब -34 जूल सेकंड होता है। आगे चलेंगे 69 की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, तो MeV में होता है बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 0.51 MeV में होता है। आगे चलेंगे 70 प्रश्न है कि एक माइक्रोन में कितने लीटर होते हैं बताइएगा, कितने लीटर होते हैं बताइएगा, एक माइक्रोन में कितने लीटर होते हैं। 70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 10 होते हैं, 10 पे पावर -6 होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 71 प्रश्न है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो कितना कैलोरी होता है, कैलोरी में पूछ रहा है कितना कैलोरी होता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 0.24 होता है, ठीक है।
आगे चलेंगे 72 और अंतिम प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो क्या परिवर्तित करता है, क्या होगा इसका आंसर का जवाब? तो बैटरी, याद रखिएगा शेल, बैटरी या शेल कह दीजिएगा, ठीक है, शुष्क शेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। तो लीजिए ये खत्म हो गया मॉक टेस्ट और फास्ट खत्म हो गया और ये खत्म हो गया फिजिक्स का मॉक टेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा, तो चलिए हम क्लियर कर। यहाँ पे देखिए पीए मतलब आपसे पूछेगा तो पास्कल का है, आप बहुत ईजी है, तो ये तो आप जानते हैं। ये लीटर में आप भी जानते हैं, मिली में जानते हैं जो कि किलोमीटर, ठीक है। मिली में जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे मिली बराबर 1 मिली बराबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो है किलोमीटर में है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं, तो किलोमीटर में कितना आंसर लगाए थे आप जानते हैं। देखिए 1 फैदम बराबर होता है, तो फैदम बराबर याद रखिएगा, यहाँ पे किलोमीटर में जो दिया हुआ 1.80 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे मीटर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में क्या होता है कि 0.00180 होता है, ये आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो लेकिन माना जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से आपको ये माना जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर होता तो सही ज़्यादा बेटर माना जाए, ये सही हुआ। यहाँ पे ग्राम तो जान ही रहे हैं, मीटर आप जान ही रहे हैं, डबल एम देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा आपको कि एम मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है, ये भी आप जानते हैं। तो बस ये सब बताना जरूरी है इसलिए बता दिया। अब चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये सब चीज़ तो ठीक है। अब चलिए सबसे ऊपर जो कि 2-3 क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने 8 में जल्दी करवाया था। राइट ब्रदर्स जो है ये विमान का खोज किए थे, है ना, ये विमान मतलब जहाज का खोज। यहाँ पे भी आपको जो है अलग ढंग से मिलेगा, डेमलर जो लिखा हुआ है ऐसे डेमलर लिखाएगा, आधा म लिखाएगा और ल और र लिखाएगा, डेमलर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि इसका ग्राम बेल। क्यों दिया हुआ? क्योंकि माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मतलब टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? आपका ग्राम बेल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ग्राम बेल की अगर बात करें तो ग्राम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार किए, जो कि माइक्रोफोन दिया हुआ है, इसलिए सही मानते हैं हम लोग। एक और नाम आता है जो कि स्पेशली माइक्रोफोन से संबंधित आता है, तो उनका नाम जो है आप याद रख सकते हैं, है ना, जो कि क्या नाम है बता सकते हैं तो बताइए। तो एमिल वर्निल के नाम से भी जाना जाता है, एक जो खोज करता है उनका भी। स्कूटर का आविष्कारक की बात करें तो स्कूटर का आविष्कारक भी ब्रांड शॉ सही है, आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये सही है, याद रखिएगा। ये ब्रिटेन में हुआ था, इसका जो है शुरुआत हुई थी, जो कि 1919 के लमसम में माना जाता है, ठीक है। और ऐसे तो 1817 से ही शुरू हुआ है, याद रखिएगा, लेकिन हम 1919 से मानते हैं स्कूटर के आविष्कार का, जो कि ब्रिटेन में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये जरूरी था। और 2-3 चीज़ है जो कि बाद में मैं बता दूंगा, जो कि आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा और बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो चला जाएगा, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।